अनदर क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस। आपके पास जून 2016 का पेपर था, 21 और 23 दोनों में पूछा था। सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या मांगा था, करंट रेशियो मांगा था। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स जो अलग अलग करने हैं, तो मैंने जो करंट एसेट्स थे मैंने अलग अलग कर दिए, CA लिख दिया। और करंट लायबिलिटी कितनी थी बेटा, CL लिख दिया मैंने, उनको सेपरेट कर दिया, फार्मूले में पुट ऑन कर दिया। तो करंट रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मेरे पास यहाँ पर कितने थे, 84,000 के क्या थे, करंट एसेट्स हो गए। और करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, बता सकता है कोई बच्चा? जी बेटा 47,000। 84,000 को 47,000 से डिवाइड कर लो तो करंट रेशियो कितना आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस का ख्याल रखना, 1.78:1.79 1.79:1, यानी हर एक रेशियो को पे करने के लिए कितने एसेट्स मौजूद हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? अच्छा बेटा, फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ जो कि समझने वाली बात है, जो कि रिकैप करने वाली बात है, वो क्या है नेक्स्ट पार्ट में, क्या है, लिक्विड टेस्ट रेशियो। अगेन लिक्विड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, ये देखिएगा, लिक्विड रेशियो जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, कौन सी वाली इन्वेंट्री, क्लोजिंग वाली, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितने हैं, 84,000, करंट इन्वेंट्री कितनी थी, 42,000, माइनस करोगे 1 मिनट, 42,000, करंट लायबिलिटी कितनी है, 47,000। तो नहीं, 0.89:1, यानी हर एक लायबिलिटी को पे करने के लिए कितने एसेट्स हैं बेटा हमारे पास। तो ये क्या हो गया, लिक्विड रेशियो। ये आपके पास लिक्विड रेशियो हो गया। लिक्विड रेशियो के बाद क्या बोला हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, पता है निकालते कैसे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स। इंटू 365। ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, चेक करो कितना गिवन है जी बेटा, 39,000। क्रेडिट सेल्स हैं, सेल्स कितनी है, 156,000, मल्टीप्लाई बाय 365 कितना हो जाएगा, 91 इसके बाद कौन सा निकालना है, ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। तो ट्रेड पेबल कितना है बेटा, 29,000 है।
डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज, वो कितनी है जी? क्रेडिट परचेज आपकी है 88,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय 360, 120.28। ट्रेड रिसीवेबल्स भी बहुत बड़ा आया है और ट्रेड पेबल्स भी बहुत बड़ा आया है, तो ये एक तरह से अच्छी अलामत नहीं है बिजनेस के लिए। अगर यूँ देखा जाए तो ट्रेड पेबल अगर कब बाद लेट पैसे दोगे तो कोई मसला नहीं है, मगर ट्रेड रिसीवेबल 91 डेज़ में आपको रिसीव होंगे, तो मतलब आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ ज़रा, क्या बोला हुआ था नेक्स्ट पार्ट पे? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में निकालना है, टाइम्स में हमने जितने बार निकाला था वो सब किस में था, अब किस में बोला हुआ है? इन्वेंट्री टर्नओवर किस में निकालना है? डेज में निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। टाइम्स में निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज कैसे निकालूंगा? है एवरेज निकालने के लिए कोई चीज़? ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो ये लो एवरेज इन्वेंट्री निकल सकती है। ओपनिंग कितनी है? 34,000, क्लोजिंग कितनी है? 42,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 40, 50, 60, 70, 76,000 आई थिंक। 76,000 डिवाइड बाय 2 करो कितना होता है? 76,000 डिवाइड बाय 2 करो कितना होता है? 38,000। तो एवरेज कितना आ गया? 38,000 डिवाइडेड बाय आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी? गिवन है जी बेटा? निकाल के आ रही है। कैसे आ रही होगी? नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग से आ रही होगी। ओपनिंग कितनी थी? 34,000, परचेजेस परचेजेस गिवन थी 88,000 और क्लोजिंग कितनी थी? 42,000। तो कितनी आ रही है बेटा? 80,000 इंटू 365 कितना आ जाएगा? 173.37 जी बेटा? 173.37 डेज। तो आपके पास ये जितने भी थे ये देख लो, सारे रेशोज़ जो थे वो निकाल दिए और जिसका आंसर क्या आ रहा है? 173.37 डेज। सही है। अब इसके बाद इसमें और क्या बोला हुआ एग्जामिनर ने? मेरे ख्याल से अब सारी इंटरप्रिटेशन है। बोल रहा है कि डिस्कस द रेशोज़ इन पार्ट ए, जिसने जितने भी निकाले हैं। टॉ लिमिटेड लिक्विडिटी कमेंट ऑन द ओवरऑल पोजीशन। भाई आपको लिक्विडिटी के बारे में बताना है कि भाई ओवरऑल लिक्विडिटी की क्या पोजीशन थी हमारे पास। करंट रेशो कितना आया है हमारा? 1.79:1। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द करंट एसेट आर मेड अप ऑफ इन्वेंट्री। जो ज़्यादातर करंट एसेट्स होते हैं वो किससे भरे हुए होते हैं? इन्वेंट्री से भरे हुए होते हैं। अब यहाँ पर देख लो इन्वेंट्री वाला फैक्टर कितना है? 42,000 की इन्वेंट्री है। जब इन्वेंट्री निकल जाएगी, टोटल करंट एसेट है 84,000। 84,000 में से 42 निकाल दो तो बहुत बड़ा चंक निकल गया। तो जाहिर सी बात है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड सिर्फ $1,000 का है। तो इसका मतलब लिक्विडिटी तो अच्छी है ही नहीं। और जो बैंक है वो भी ओवरड्राफ्ट में, और बैंक कितना ओवरड्राफ्ट में? 10,000 रुपये है। तो उसका मतलब 9,000 रुपये हम लोग अभी भी डेफिसिट में हैं।
तो द एक्सक्लूजन ऑफ इन्वेंट्री देयरफॉर रिजल्टेड इन लिक्विड टेस्ट रेशियो ऑफ लेस देन 1:1, तो जिसकी वजह से इन्वेंट्री को एक्सक्लूड किया तो लिक्विड रेशियो मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले इन्वेंट्री के साथ कितना आ रहा था करंट रेशियो 1.79, जो कि अच्छी अलामत था, मगर जैसे ही हमने लीज लिक्विड एसेट को निकाला, इन्वेंट्री को निकाला, तो मेरा रेशियो कितना हो गया 0.91। इसका मतलब है मेरी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। हर एक लायबिलिटी को पे करने के लिए कितने एसेट्स मौजूद हैं, 0.79, थोड़ा सा टाइट कंडीशन में मेरा हाथ चलेगा। फिर आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कलेक्शन पीरियड इज क्वाइट लेंदी एज दे आर टेकिंग ऑलमोस्ट 3 months टू सेटल दियर आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स। दिस रिफ्लेक्ट पुअर क्रेडिट कंट्रोल। 91.2 days, तो इसका मतलब मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 और 30 60, 60 और 3 30 90, लगभग 91 days, यानी 3 महीने। 3 महीने आप पहले माल बेचोगे, 3 महीने बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब आपने माल बेचा तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट कोई था नहीं आपका, अगर था तो वो चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा था, वो टाइमली अपडेट नहीं ले रहा था, या जो भी चीज़ें थी वो टाइमली रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो भी कस्टमर्स हैं वो आपको लीनियंट ले रहे होंगे, और जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है वो कहाँ पहुँचा हुआ है, 90 days यानी 3 महीने तक पहुँचा हुआ है। ऑन द अदर हैंड उसी के साथ साथ इस टेकिंग ओवर फॉर 4 month, जो ट्रेड पेबल्स हैं पे टू सप्लायर वो 4 month है, विच इज़ थाउट गुड फ्रॉम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट मे ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। चलो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो पेबल हैं वो ऑलमोस्ट कब जो हमें पे करने हैं, फॉर एग्जांपल 30 60 90 120 4 महीने। तो अगर बिजनेस अगर उसके हिसाब से देखा जाए ना, लिक्विडिटी के हिसाब से, तो अच्छी बात है कि हम पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से 3 महीने में आएंगे, जैसे आएंगे हम उधर दे देंगे। मगर बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी भी तो नाम की कोई चीज़ होती है ना। अगर हम इस तरह करेंगे तो कोई सप्लायर नेक्स्ट टाइम हमें माल देगा नहीं, कभी भी नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर यहाँ पर नीचे देख सकते हो इन्वेंट्री टर्नओवर। फिर सोने पे सुहागा ये है कि इन्वेंट्री टर्नओवर 173 days ले रही है बिकने में। तो यार इन्वेंट्री टर्नओवर जितना कम आएगा उतना अच्छा है ना, जितना जल्दी जितना माल आए उतना जल्दी बिक जाए तो उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इज टेकन एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 6 months टू बी सोल्ड, विच इज़ वेरी हाई। इट रिफ्लेक्ट्स ओवर स्टॉकिंग विच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंस कैरिंग कॉस्ट। भाई जब जाहिर सी बात है माल पड़ा रहेगा तो हमें वेयर हाउस की कॉस्ट भी लगेगी, होल्डिंग कॉस्ट भी लगेगी, वेयर एंड टियर का फैक्टर भी हो सकता है, ऑब्सोलीट का फैक्टर भी हो सकता है, माल ख़राब भी हो सकता है। ऑलमोस्ट 174 दिन लगा रहे हैं बिकने में। तो यार ये मतलब एक तरह से हम अपनी लिक्विडिटी जो माल बना के फिनिश गुड्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है वो बिक नहीं रहा। हो सकता है हमने कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं किए होंगे, हो सकता है हमने अपने बिज़नेस को प्रमोट नहीं किया होगा, प्रॉपर सेल्स प्रमोशंस नहीं की होंगी, जिसकी वजह से ये होगा। या हो सकता है हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो, तो और भी मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। तो इन सबको क्या करना होगा, नीचे लेकर आना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोल दिया ओवरऑल द कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन डज नॉट सीम्स वेरी गुड। जो ओवरऑल है ना इन सारे रेशियोज़ को देखते हुए, यानी करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिस्क पे, तो ओवरऑल कंपनी की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं दिख रही। मतलब ज़रा सा कुछ हुआ तो कंपनी बिल्कुल क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी क्राइसिस में आ जाएगी। मतलब अभी भी है, मगर ये कि ओवरऑल कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई चीज़ अप टू द मार्क नहीं है, कोई चीज़ बेंच मार्क पे नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ ज़रा, आपके पास क्या बोला हुआ है, एक्सप्लेन 3 लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिमिटेशंस क्या होंगी आपके पास, ये भी देख लो। आपके पास different companies operate in different industries, each having different environment conditional such as regulation होगी, market structure होगा। such factors are also significant that a comparison of two companies from different industries might be misleading। आपके पास रेशियोज़ के अंदर क्या होगा, जब आप लिमिटेशन देखोगे हर कंपनी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एंगल से ऑपरेट करती है, सही है भाई। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय द एस्टीमेट एंड अजम्पशंस। अगर आपने गलत अजम्पशन ली या गलत एस्टीमेट किया तो आपके पास क्या है, जो आपके आंसर्स हैं वो आपके क्या होंगे, गलत आ जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज विच इम्पेयर्स कंपैरेबिलिटी एंड हेंस रेशियो एनालिसिस इज लेस यूजफुल इन सच सिचुएशन। तो रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, जो भी डाटा यूज़ करते हो, प्रेडिक्टेड यूज़ करते हो, एस्टिमेटेड वाला यूज़ करते हो, अगर डाटा सही कलेक्ट नहीं हुआ होगा तो आपके आंसर्स में भी फ्लक्चुएशन आ सकती है, या आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है।
नेक्स्ट क्या है, रेशियो एनालिसिस एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन past information while users are more concerned about current and future information। रेशियो एनालिसिस इसलिए भी कैलकुलेट करते हैं जिसमें क्या होता है कि आपके पास पास्ट इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वाइल यूज़र आर मोर कंसर्न, क्योंकि यूज़र्स जो हैं देखने वाले हैं वो करंट और फ्यूचर को देखते हुए आपकी कंपनी पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपके पास एक्सप्लेन 3 लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस था जो हो गया। 6 मार्क्स का है तो 2-2 पॉइंट्स एक लिमिटेशंस के थे, तो ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की और ज़रूरत नहीं है, या जो पॉइंट दे रहे हो उसको थोड़ली एक्सप्लेन कर दो तो वो काफ़ी होगा। ये आपके पास रेशियो